अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में मौजूद होती है और तमाम सेल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लिविंग बाउंड्री होती है। अगर हम बात करें सबसे बाहर वाली बाउंड्री, तो कुछ सेल्स में तो सबसे बाहर वाली ये बाउंड्री होती है, लेकिन उन कुछ सेल्स के अंदर इस तरह से होता है कि सेल वॉल भी मौजूद होती है। लेकिन क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, इसलिए हम कहेंगे कि सबसे बाहर वाली जो लिविंग बाउंड्री है वो उनकी सेल मेम्ब्रेन ही रहेगी। इस सेल मेम्ब्रेन को दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसके काम के हवाले से बयान किया जा रहा है कि ये सेल के अंदर के हिस्से को सेल के बाहर के हिस्से से अलग रखती है। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये सेल मेम्ब्रेन इस बाहर वाले हिस्से को इस अंदर वाले हिस्से से जुदा किए हुए, तो बीच में ये मौजूद है सेल मेम्ब्रेन जो बाहर के हिस्से को और अंदर के हिस्से को अलग रख रही है। और मज़ीद लिखा हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये साइटोप्लाज्म के गिर्द होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद रहता है। साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन बचा कर रखती है। अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से टूट गई, ब्रेक हो गई, तो साइटोप्लाज्म भी जो है वो बिखर जाएगा। मजीद बात करें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है दो लेयर्स की। डबल लेयर्स होती हैं, एक ऊपर लेयर होगी और एक नीचे की तरफ लेयर होगी। तो इसको हम एक बाइलेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको फास्फोलिपिड कहा जाता है। तो फास्फोलिपिड की दो लेयर्स की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है। मजीद इसके मॉडल के हवाले से बयान किया जा रहा है। एक मॉडल दिया गया था ताकि ये पता चले सेल मेम्ब्रेन किस तरह से होती है। ये 1972 के अंदर दिया गया था। दो लोग थे, एक थे एस जे सिंगर और दूसरे हैं जी एल निकलसन। तो इन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसे फ्लूइड मोसेक मॉडल कहा जाता है। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया था। इस मॉडल में बताया गया था कि जो फास्फोलिपिड होता है वो एक मैट्रिक्स की तरह होता है, एक मिक्सचर की तरह होता है। फास्फोलिपिड के अंदर ही बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो फास्फोलिपिड जो है वो एक मीडियम के तौर पर मौजूद है और बाकी जो प्रोटीन्स होंगे या कुछ और मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ग्लाइको यानी ग्लूकोज और प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन भी इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन के अलग से मॉलिक्यूल्स हो गए, लिपिड के अलग से मॉलिक्यूल्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सारे भी इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो ये एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। यही बात बयान की जा रही है कि इस मॉडल में ये बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक फ्लूइड स्ट्रक्चर के तौर पर है। जो फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट करा सकता है चीज़ों को। तो ये एक फ्लूइड नेचर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन, काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं इस मेम्ब्रेन में। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से चीज़ें आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। तो जो चीज़ें सेल के अंदर दाखिल होंगी इन्वायरमेंट से और जो बाहर की तरफ जाएंगी वो इस सेल मेम्ब्रेन के ही ज़रिए से जाएंगी। और सेल मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं ये एक सिलेक्टिवली परमेबल स्ट्रक्चर है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी, कुछ चीज़ें इसमें से आर पार हो सकती हैं। जैसे आयंस हो गए, हाइड्रोजन के सोडियम के आयंस हो गए या कुछ गैसेस हो गई हमारे पास, तो ये चीज़ें जो है आ जा सकती हैं। और इस तरह से कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो गए, ये भी सेल मेम्ब्रेन से गुजर करके आ सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, बस सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अलाउ करती है। तो ये इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल भी करती है कि कौन सी चीज़ सेल से बाहर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। इन चीज़ों को भी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। मज़े लिखा हुआ इस हवाले से कि सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस की मूवमेंट होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर की तरफ जाना या अंदर की तरफ आना। डिफ्यूजन हो सकती है, छोटे मॉलिक्यूल्स का अंदर आना या बाहर आना। उसके अलावा मुख्तलिफ मटीरियल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है। उसके अलावा इंजेक्शन भी हो सकती है और सीक्रेशन भी हो सकती है। इंजेक्शन का मतलब है कि बड़ी तादाद में चीज़ों को अंदर दाखिल कर लेना। इसे हम दूसरा एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है, सेल में चीज़ें अंदर की तरफ आ सकती हैं। और सीक्रेशन यानी कि वही चीज़ें जो कि अब मटेरियल बन चुकी हैं वेस्ट का, वो चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। ये सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसको हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हुआ है। समझ लें ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक कतार के अंदर अरेंज हुए पड़े हैं। तो ये इनकी एक कतार हो गई। इसी तरह से इसके बिल्कुल सामने एक और कतार मौजूद होगी। तो हम कहेंगे फास्फोलिपिड जो होते हैं वो दो कतारों में जुड़े हुए होते हैं। तो दो लेयर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है इन फास्फोलिपिड का।
अब यहाँ पर एक और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अब प्रोटीन की दो नाम लिखे हुए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन इनको कहा गया है। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो कि सिर्फ एक हिस्से में मौजूद होते हैं, जो ज़्यादा गहराई में नहीं गए होते। मतलब कि एक प्रोटीन ये वाले हैं जो पूरे आर पार हुए पड़े हैं, जो पूरे आर पार हुए पड़े हैं उन्हें हम कह रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक हिस्से मौजूद है, जैसे सिर्फ इधर मौजूद है प्रोटीन, तो उसे कहा जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। तो सरफेस वाले एक प्रोटीन है जिनको पेरिफेरल प्रोटीन कहा जा रहा है, और दूसरे जो आर पार हुए पड़े हैं जिनको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जा रहा है। इनके लिए एक और नाम भी होता है, इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है और पेरिफेरल प्रोटीन को जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो इनको दूसरा हम लोग काम के हिसाब से अलग अलग डिवाइड करेंगे, जिससे चैनल प्रोटीन हो सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करे। यानी कि अगर हम कहें कि ये सेल के अंदर का हिस्सा है और बाकी का सेल के बाहर का हिस्सा है, तो सेल से अंदर से चीज़ें जो जाएंगी वो इन प्रोटीन के रास्तों के जरिए से बाहर जा सकती है। आगे हम मूवमेंट देखेंगे किस तरह से ये चीज़ हो रही है। बाकी यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसमें प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। और यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है, दरअसल यहाँ पर आएगा ग्लाइकोलिपिड, जिसके अंदर लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हुआ पड़ा है। बाकी ये तो हो गया फास्फोलिपिड का लेयर, जिसके अंदर दो फास्फोलिपिड्स मौजूद है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो भी मौजूद हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हो सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक शुरू होता है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हम देखेंगे किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है सेल मेम्ब्रेन से गुजर करके दाखिल होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है और ज़रूरी भी है, ताकि सेल को ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके। अगर सेल में कोई चीज़ आएगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं आएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगी, सेल डाई हो जाएगा और सेल में कुछ ख़राब चीज़ें भी बनेंगी। लाजिम बात है उनका सीक्रेट होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से होती रहती है। और ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज़ सेल में ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट के तौर पर होती हैं। अब देखा जा रहा है चीज़ों की कौन सी मूवमेंट होगी। ऑक्सीजन की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, कुछ केमिकल्स होते हैं खास जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, और कुछ साल्ट होते हैं जिन्हें आयंस कहा जाता है। तो उनकी मूवमेंट हो रही होती है। अब ये मूवमेंट के जो तरीक़ेकार हैं वो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और दूसरी हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन सारी मूवमेंट्स को हम जिक्र करते हैं कि ये किस तरह से मूवमेंट हो रही होती है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डिफ्यूजन वाली मूवमेंट। डिफ्यूजन कहा जाता है जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसे हम लोग डिफ्यूजन कह रहे हैं। अब लिखा जा रहा है कि ये हो रही होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, मतलब कि जहाँ पर कंसंट्रेशन का फ़र्क हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस है जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है, और नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कंसंट्रेशन में फ़र्क है। हम कहें कंसंट्रेशन यहाँ पर ग्रेडियंट बना हुआ है। क्या होगा कि बाहर से चीज़ें सेल के अंदर आना शुरू करेंगी। जब बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं, हम कह रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन में आ रही हैं, तो ये है हमारे पास एक डिफ्यूजन। अब मज़े लिखा हुआ है, इसे हम एक पैसिव प्रोसेस कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी का इनपुट नहीं रिक्वायर्ड होता। मॉलिक्यूल बस अपनी एनर्जी के ज़रिए से आ जाएंगे, बाकी कोई बाहर से हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। मज़े लिखा हुआ है, ये लिविंग मेम्ब्रेन के ज़रिए से भी हो सकता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है, और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के ज़रिए से भी हो सकता है। जैसे सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, लेकिन उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, तो उन सुराखों से चीज़ें आ सकती। मिसाल के तौर पर आप इसे समझ लें, एक परफ्यूम की हमारे पास बॉटल मौजूद है। जो परफ्यूम गैस के मॉलिक्यूल से वो ज़्यादातर मौजूद ही उस परफ्यूम बॉटल के अंदर है, बाहर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मौजूद। बाहर का जो रूम है वो बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन वाला है। अब जब वो परफ्यूम की बोतल ब्रेक होगी, मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गए हैं। अब रूम में अगर खिड़कियाँ खुली होंगी तो वहाँ से भी निकल करके बरामदे में चले जाएंगे। मतलब कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है और एनर्जी का कोई इनपुट भी नहीं हो रहा, और मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग मेम्ब्रेन से भी हो रही है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स के जरिए से भी हो रही है। तो ये डिफ्यूजन मूवमेंट कहलवाएगी। अब यहाँ पर डिफ्यूजन के वर्ड से लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, वाटर की हो रही है। तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी जो है वो डिजोल्व हो सकते हैं लिपिड बाय लेयर के ज़रिए से। लिपिड बाय लेयर जो फास्फोलिपिड की लेयर है, उसी में से मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो लिक्विड की भी ये डिफ्यूजन हो सकती है, गैस मॉलिक्यूल्स की भी डिफ्यूजन हो सकती है। यानी समझ लें ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, और इसी तरह से यहाँ पर अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से जो है वो बाहर की तरफ जाएगा और ये मेम्ब्रेन के ही जरिए से बाहर की तरफ चला जाएगा, फास्फोलिपिड से ही गुजर करके चला जाएगा। एक और हमारे पास मूवमेंट है और वो वाटर की मूवमेंट कहलवाती है, जो कि खुद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। अब ये वाटर की मूवमेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है? कंसंट्रेशन का फर्क, मतलब कि जो डाइल्यूट सॉल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। लोग अक्सर इसकी मीनिंग ऑस्मोसिस की गलत बयान कर देते हैं। वो कहते हैं वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं होने वाला। वाटर की मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूट से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, मतलब कि वाटर की मूवमेंट वहाँ होगी जहाँ साल्ट ज़्यादा होगा। वाटर की हमेशा मूवमेंट साल्ट डिपेंडेंट होगी। मतलब कि अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई है, इस तस्वीर में अगर हमारे पास एक तरफ मौजूद है वाटर इक्वल अमाउंट में, लेकिन एक तरफ साल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इस तस्वीर में आप इस तरफ जो है वो साल्ट ज़्यादा देख रहे हैं, तो साल्ट यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है और दूसरी तरफ साल्ट कम मौजूद है। बीच में हमने एक लेयर बनाई हुई है जो सेमी परमेबल है, यानी ये वाटर को तो अलाउ करेगी, साल्ट को अलाउ नहीं करेगी। साल्ट जितने हैं वो उतने ही इस तरफ रहेंगे, साल्ट इतने ही इस तरफ रहेंगे। तो साल्ट को ये अलाउ नहीं करने वाली, ये वाटर को अलाउ करने वाली। होगा क्या कि क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा मौजूद है, तो वाटर भी अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं इस तरफ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का फ़र्क साल्ट का आएगा, ना कि यहाँ पर वाटर का आएगा। वाटर दोनों तरफ इक्वल मौजूद था। लोग लिखते हैं वाटर की एक मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन जैसे कि हमने कहा ये साल्ट डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। जहाँ पर लो सोल्यूट होगा उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहाँ पर ज़्यादा सोल्यूट होगा उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह वाटर की मूवमेंट होगी। अब ऑस्मोसिस को भी एक पैसिव प्रोसेस कहा गया है। इसके दौरान भी एनर्जी कोई बाहर से रिक्वायर्ड नहीं होती और मज़े लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन जो है उसके जैसे वाटर मुंह में दाखिल हो सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेमी परमेबल है, ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस को, यानी वाटर के अंदर अगर साल्ट होगा, शुगर होगा, उसे गुजरने नहीं देगी। अब आगे एक तस्वीर मौजूद है जिसमें ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस के हवाले से बयान किया गया है, वाटर की मूवमेंट के फायदे के हवाले से बयान किया जा रहा है। जानदारों के अंदर ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट एनिमल दोनों सेल्स के अंदर, दोनों सेल्स के जिंदा रहने के लिए भी। और एक तस्वीर बयान की गई है जिसमें ऑस्मोसिस का असर दिखाया गया है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी और प्लांट सेल्स के ऊपर भी। जब इन्हें अलग अलग सॉल्यूशन में दाखिल किया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि फ़र्क क्या हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये रेड ब्लड सेल है जिनको 3 अलग अलग सॉल्यूशन में रखा हुआ है। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जिसके अंदर सॉल्यूट की तादाद मौजूद कम है, और जो हमारे पास लाजमी सेल मौजूद होगा उसके अंदर कंपेरिजन में इसके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा मौजूद होगी, क्योंकि वाटर हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट मूव करेगा। बाहर का सॉल्यूशन है लो सॉल्यूट वाला, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है ज़्यादा सॉल्यूट वाला, तो वाटर सेल के अंदर की तरफ आना शुरू होगा, हाई सॉल्यूट में आना शुरू होगा। जब सेल के अंदर वाटर दाखिल होगा, नतीजे में ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन इतने ज़्यादा वाटर के अमाउंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लाजमी वो ब्रस्ट हो जाएगी। इस तरह से सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा, मतलब कि डाइल्यूट है, वाटर में साल्ट नहीं है, सेल्स हमारे डाई हो सकते हैं वाटर की ज़्यादा इनटेक होने की वजह से। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है हाइपरटोनिक वाला, यानी समझ लें खारे पानी वाला, जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा मौजूद है। क्योंकि अब बाहर की तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल में इतनी नहीं है, तो वाटर हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट जाएगा। बाहर ज़्यादा नमक है तो वाटर हमेशा हाई सॉल्यूट की तरफ आएगा, तो सेल से भी पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से भी सेल जो है वो श्रिंक हो सकता है, पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से सुखड़ सकता है और इस तरह से डाई कर सकता है। लेकिन आइसोटोनिक अगर सॉल्यूशन हो, यानी जितना अमाउंट बाहर हो उतना ही अमाउंट अंदर हो, तो पानी जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा, सेल जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, सेल जो है मेंटेन रहेगा। तो आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर सेल सर्वाइव कर सकता है। अगर ज़्यादा सॉल्यूट होगा तब भी सेल मर जाएगा, अगर कम सॉल्यूट होगा तब भी सेल मर सकता है। इसी तरह से प्लांट सेल का भी लिखा हुआ है, प्लांट सेल को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम मौजूद है, तो क्या होगा, क्योंकि सेल में सॉल्यूट ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, वैक्यूल के अंदर साल्ट ज़्यादा मौजूद है, वैक्यूल के अंदर शुगर भी मौजूद हो सकती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है और वैक्यूल खाने को स्टोर करता है। अब वैक्यूल के अंदर मिसाल के तौर पर साल्ट ज़्यादा मौजूद है, अब वैक्यूल के अंदर साल्ट ज़्यादा है, वैक्यूल के अंदर हाई कंसनट्रेशन है, तो वाटर हमेशा हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ आएगा। तो बाहर से, क्योंकि बाहर वाटर मौजूद है लेकिन साल्ट कम है,
तो बाहर से ज़्यादा साल्ट की तरफ यानी कि सेल के अंदर चीज़ आना शुरू होगी, क्योंकि सेल में सेल वाल है। तो सेल वाल में भले ही पानी ज़्यादा आ जाए, सेल टर्जिड होगा, सेल फूल जाएगा, लेकिन बरस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सेल वाल उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अलावा एक और सेल हमारे पास मौजूद है जिसे रखा हुआ है हमने खारे पानी के अंदर, यानी कि हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में रखा हुआ है। क्योंकि बाहर ज़्यादा सोल्यूट है, सेल का पानी बाहर आना शुरू होगा, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट आएगा, सेल अंदर से तो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सेल वाल मौजूद है स्ट्रक्चर फिर भी मेंटेन रहेगा। हम इस सेल को कहेंगे कि सेल हो चुका है प्लाज्मोलाइज्ड। सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, और इस कंडीशन को कहा जाएगा प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। आइसोटोनिक में फिर से सेम सिचुएशन होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये सेल सर्वाइव कर जाएगा। अब हमारे पास बयान किया जा रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड का मतलब है मददगार, ऐसी डिफ्यूजन जिसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स मदद कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लाजमी कुछ चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के जैसे गुजर कर आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो सकती। जिसे हमने कहा वाटर तो चला आएगा, लेकिन साल्ट सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। तो साल्ट को आने के लिए अब कुछ प्रोटीन हेल्प करेंगे, कुछ चैनल प्रोटीन होंगे जिनके ज़रिए से ये मॉलिक्यूल दाखिल होंगे। तो यहाँ पर फैसिलिटेड के अंदर मदद हासिल हो रही है मॉलिक्यूल्स के अंदर आने में, और यहाँ पर जो मदद कर रहे हैं वो है कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन अपनी शेप को बदल देंगी, और कैरियर प्रोटीन की शेप बदल जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके ज़रिए से कैरियर प्रोटीन के ज़रिए से मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की मूवमेंट में दूसरे मॉलिक्यूल से हेल्प कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलवा रही है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर लो कंसंट्रेशन में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी का इनपुट रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर एटीपी का मॉलिक्यूल क्यों रिक्वायर्ड होता है। एटीपी का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एनर्जी का इनपुट यहाँ पर हो रहा है। अब एनर्जी इसमें क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है। मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगी। अब कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगी, वो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगी। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है सोडियम की और पोटाशियम के मूवमेंट के हवाले से। तो ये हमारे पास न्यूरॉन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, जो कि आप आगे देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ रास्ते मौजूद हैं। ये एक प्रोटीन है जो सिर्फ सोडियम को अलाउ करता है, दूसरा ये प्रोटीन है जो कि पोटाशियम को अलाउ करता है, लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सोडियम को निकालने का काम करते हैं, पोटाशियम को अंदर दाखिल करने का काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस तरफ सोडियम कम मौजूद है, सोडियम कम मौजूद है, और बाहर की तरफ सोडियम वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा मौजूद है। हम फिर भी कम से ज़्यादा की तरफ मॉलिक्यूल को भेज रहे हैं, वरना ये होगा प्रोटीन का गेट खुलेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ आना शुरू होगा, हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन आएगा। लेकिन हम इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेज रहे हैं, तो हम एनर्जी का इनपुट करेंगे। एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, एडीपी के अंदर एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं, एडीपी में 2 फास्फेट होते हैं। तो एटीपी टूटेगा, एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी की इस्तेमाल से इन मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजा जाएगा, इन आयंस को बाहर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर भेजा जा रहा है। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कहलवाएगा। अब लिखा हुआ एटीपी और एडीपी, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं सेल के अंदर। एटीपी के अंदर 3 फास्फेट है, इसको हम ट्राई फास्फेट कहते हैं, और एडीपी के अंदर 2 फास्फेट है, इसको हम डाई फास्फेट कह रहे होते हैं। तो 2 फास्फेट वाला मॉलिक्यूल एनर्जी वाला नहीं होगा, जो 3 फास्फेट वाला मॉलिक्यूल है ये एनर्जी वाला है, इसके पास एनर्जी है। ये एनर्जी लॉस करके 2 एटीपी वाला मॉलिक्यूल बनता है। फिर ये 2 एटीपी वाला मॉलिक्यूल एक फास्फेट के साथ जुड़कर एनर्जी हासिल करके दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।